हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज के इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये है बैक्टीरियोफेज, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल किस तरह से चलती है, बैक्टीरियोफेज होता क्या है और इसका पूरा साइक्लिक इवेंट क्या है, किस तरह से अपनी पूरी जीवन की लाइफ को जीता है। ये दोनों ही टॉपिक आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। बच्चों, जितने भी बच्चे यहाँ पे इन क्लासेस को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर यूनिट 2 का ये लेक्चर 4 है जो आप सभी के सामने जा रहा है। इससे पहले यूनिट 2 के और बाकी 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे जा चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कर लेंगे। कुछ दिन में कुछ क्लासेस और भी अपडेट हो जाएंगी, प्रीवियस बहुत सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही साथ बच्चों, यहाँ पर अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आइए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज और इनकी लाइफ साइकिल को। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के सारे बच्चे फटाफट से अटेंडेंस लगा लो, आज वो क्लासेस में। और सबसे पहले जानते हैं बैक्टीरियोफेज होता क्या है। ठीक है, बहुत आइडिया आपको लग रहा होगा कि बैक्टीरियोफेज जो है ये हम एक बैक्टीरिया को बोल रहे हैं, है ना। एक आइडिया लग रहा होगा रफली कि ये बैक्टीरिया है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। बैक्टीरियोफेज जो है ये एक वायरस होता है। यस, क्योंकि ये जो वर्ड है ना फेज, फेज का मतलब वायरस होता है। हाँ, बैक्टीरियो वर्ड लगा है मतलब कुछ ना कुछ इसका रिलेशन बैक्टीरिया से जरूर है। क्या रिलेशन है बेटा, अब यहाँ पे जानते रहेंगे कि ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया के ऊपर अपना इन्फेक्शन करता है या उसी को अटैक करता है। तो इस वायरस का नाम पड़ा बैक्टीरियोफेज। समझ आया। तो माना जाता है कि ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा कि स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। किस चीज को लेकर स्ट्रिक्ट है, पैरासिटिक नेचर को लेकर स्ट्रिक्ट है। पैरासाइट वो होते हैं बेटा जो हमेशा न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, एक लिविंग बॉडी से लेते हैं। वो बॉडी हमेशा लिविंग होनी चाहिए। और ऐसा ही कुछ आप यहाँ पर भी देखेंगे कि पैरासाइट तो ये है, लेकिन होता क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, मतलब वो लिविंग बॉडी से खाना लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, अपना पोषण लेंगे। लेकिन मान लो उनको लिविंग बॉडी नहीं मिली तो वो डेड बॉडी से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। अगर अगल बगल कोई सड़ी गली चीज है तो वहां से भी न्यूट्रिशन निकाल लेंगे अपने लिए। मतलब सैप्रोफाइट की तरह भी काम करेंगे। जो डेड बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से, उनको हम सैप्रोफाइट कहते हैं। जो लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम पैरासाइट कहते हैं। अब ये लिखा हुआ है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं पैरासिटिक नेचर को लेकर। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर इनको लिविंग बॉडी नहीं मिलती है न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो इसका मतलब ये सैप्रोफाइट की तरह काम करेंगे नहीं करेंगे, है ना। ये हमेशा ही हमेशा लिविंग बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेंगे चाहे जो हो जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि ये स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। और यहाँ पर ये अपनी कुछ मशीनरी चलाते हैं, बायोसिंथेटिक मशीनरी, जहां पर ये अपने डीएनए को मल्टीप्लाई कराते हैं। ये जो टर्म है ये कॉमनली यूज किया गया एक शॉर्ट टर्म में, और इसको हम मेनली बोलते हैं फेज। फेज मतलब वायरस। तो बैक्टीरियोफेजेस बहुत छोटे होते हैं बैक्टीरिया की तुलना में। हम ये मानते हैं कि बैक्टीरिया से काफी गुना ज्यादा छोटे वायरस माने जाते हैं। तो बैक्टीरिया से काफी छोटे ये बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरिया की बॉडी में जाके इन्फेक्शन करते हैं। फेजेस जो है यूबिक्विटस होते हैं और हर तरह के पॉपुलर जितने भी यहाँ पे बैक्टीरियल होस्ट हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मिट्टी में प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारे बॉडी के या एनिमल बॉडी के इंटेस्टाइन में हो सकते हैं, ऐसी कई जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेंसेस्ट नेचुरल सोर्स जो है फेज का और वायरस का क्या है, सी वाटर, यानी कि जो नदी का पानी होता है उसमें ये वायरस बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दे हैव बीन यूज्ड फॉर 6 years, इनको 60 साल से ऊपर की तरह यूज किया जा रहा है एंटीबायोटिक के तौर पर। एंटीबायोटिक बच्चों वो केमिकल होता है जो बैक्टीरिया को मारता है ना। तो इनका यूज ज्यादातर हम इस तरह से करते हैं। अब आइए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, देखने में कैसा है और इसकी साइकिल कैसे चलती है। तो एक टिपिकल फेज में हॉलो हेड होता है। हॉलो हेड मतलब क्या हो गया कि मतलब वो पोर्शन जहां पे इसका डीएनए होगा। तो ये पहला पोर्शन होता है बैक्टीरियोफेज का। इसमें थोड़ा बहुत आपने चीजें ये तो 10th 11th में पढ़ी होगी। तो ये इसका हेड होता है बेटा, इसको बोलते हैं हेड। ये जो हेड होता है ना, इसी पोर्शन के अंदर क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये इनका डीएनए आरएनए। वायरस का जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, इनका ये हेड पोर्शन है जिसमें इनका डीएनए आरएनए होता है
और एक टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये टेल यहाँ से इस तरह से निकलते हैं, नीचे एक शीट जैसा होता है, इसके पास से ऐसे टेल्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये टेल होता है। तो हेड और ये शीट जैसा और ये टेल फाइबर, ये इनके मेन कह सकते हैं बॉडी के ये अलग अलग हिस्से हैं, इनके बॉडी पार्ट्स हैं ये इनके, ठीक है। तो यहाँ पे टनल टेल्स है और टिप जो है इसमें यहाँ पे इसकी एबिलिटी होती है ये बाकी बॉडी के साथ जुड़ सकता है। जैसे बैक्टीरियोफेज का ये जो टेल फाइबर दिख रहा है ना, इसी की मदद से ये दूसरी बॉडी में इन्फेक्शन करता है। तो टेल फाइबर को ही सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करता है, इसको एंट्री कराता है जिस भी बॉडी पर इसको इन्फेक्शन करना है। अब जैसे बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरिया के ऊपर ही इन्फेक्शन करेगा, तो सबसे पहले अटैक किसकी मदद से करता है? टेल की मदद से, टेल फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो टिप जो है यहाँ एबिलिटी है कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या किसी सरफेस से जुड़ सकते हैं। जो वायरस का डीएनए है उसके बाद ये डीएनए उस बैक्टीरिया की बॉडी में जाता है, इस तरह से इनका इन्फेक्शन होता है टेल की मदद से। और इससे क्या होता है भाई, इन्फेक्शन का मतलब ही यही होता है कि दूसरे का जेनेटिक मटेरियल या उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल दूसरे की बॉडी में चला जाए। जैसे फिलहाल के लिए हम बैक्टीरियोफेज पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया की बॉडी में चला जाए, इसका मतलब इन्फेक्शन हो गया है, समझ रहे हो। तो ऐसा होता है। तो ये हमारा जैसे ये कह सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। और ये मान लेते हैं इसका डीएनए है ना, ग्रीन कलर से हमने यहाँ डीएनए दिखाया है। तो जब ये टेल फाइबर्स की मदद से इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री लेगा, ये बैक्टीरियल सेल है ना, तो जब इसके अंदर ये एंट्री लेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर देगा, इसी को इन्फेक्शन कहते हैं। कि कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया दूसरे पे इन्फेक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा है। और वही चीज यहाँ पर भी होता है, और ये किसकी मदद से होता है? टेल फाइबर्स के जरिए होता है। तो वही कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। अब कॉम्पोजिशन जानते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है बैक्टीरियोफेज का। तो ऑल्दो जितने भी बैक्टीरियोफेज यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल इनके अंदर पाए जाते हैं, डिफरेंट तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है। भाई न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है। अरे भाई जब आप फुल फॉर्म बोलते हैं डीएनए का, तो फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए बोलते हैं तो क्या निकलता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड है ना। तो कई बार हो सकता है कि ज्यादातर जो वायरस की बॉडी होती है ना, उसमें ये जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। और साथ ही साथ प्लस एक और चीज जो इनमें पाई जाती है वो होती है कैप्सिड। क्या होता है बेटा? कैप्सिड। कैप्सिड एक बड़ा यूनिट है जो प्रोटीन से बना होता है और वायरस की बॉडी में पाया जाता है। और ये यहाँ पर छोटे छोटे ढेर सारे यूनिट से बना होता है, और इन छोटे यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर। जैसे ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये। अब इसको मैं ढेर सारे नंबर में बनाते जाऊंगी, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका कैप्सिड हो जाएगा। ये पूरा जो है, ये पूरा जो है, ये कैप्सिड हो जाएगा। और हर एक यूनिट जो है ये क्या हो जाएगी? कैप्सोमियर हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इस तरह से इसका पूरा प्रोटीन का जो लेयर है वो तैयार होता है। तो मेनली जो वायरस की बॉडी है ये ही दो चीजों से बनी होती है, एक प्रोटीन कोट जिसको कैप्सिड कहते हैं, और दूसरा ये जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। डीएनए आरएनए में से कोई भी हो सकता है, तो इनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। लिखा है ना कि इनकी जो कॉम्पोजिशन है, इनकी जो बॉडी है वो यही दो चीज से बनी है। डिपेंडिंग अपॉन द फेज, यानी वायरस पे अगर देखा जाए फेज कौन सा है, तो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। बैक्टीरियोफेज को आगे हम देखते हैं कि हमने इसको किस कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ आ गई कि कोई भी वायरस हो, फिलहाल के लिए हम बैक्टीरियोफेज पढ़ रहे हैं, तो ये दो चीजों से बना है। प्रोटीन कोड जिसे कैप्सिड कहते हैं, और न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए होता है। कोई एक जेनेटिक मटेरियल होगा, और एंड नहीं होगा, या तो ये या तो ये। कैप्सिड ही हमारा क्या है? प्रोटीन है। समझ आया। तो बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी जो है इनसे मिलकर बनी है, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज की बड़ी फैमिली। अब इस फैमिली में अगर देखा जाए तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, नॉन एनवेलप्ड होता है, मतलब इसके ऊपर कोई एनवेलप नहीं पाया जाता है। मेनली ये से पार्ट्स आपको जो हेक्सागोनल दिख रहे हैं ना, ये इसका हेड है, ये इसका मिडिल पोर्शन पीस है, और ये नीचे होता है टेल फाइबर्स। तो इस तरह से होते हैं। इसमें P22, T2, P2, SIRV, PRD, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियोफेज हैं। हालांकि इसमें आपको इनकी पूरी फैमिली के बारे में नहीं जानना है। इस पूरे यूनिट 2 में ना आपको T4 और लैम्डा फेज, दो फेज के बारे में जानना है। एक T4 फेज जानना है, फेज मतलब बता चुकी हूँ, वापस बोल रही हूँ, वायरस को फेज हम बोलते हैं। तो दो तरह के बैक्टीरियोफेज पढ़ने, एक होता है T4 बैक्टीरियोफेज, या सिर्फ फेज बोलो, और दूसरा होता है लैम्डा फेज या लैम्डा बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये दो टाइप के फेजेस होते हैं।
न्यूक्लिक एसिड जो फेज का है वो यहाँ पर इसमें अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेस होते हैं। ये मॉडिफाइड बेस जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं फेज को, प्रोटेक्ट फेज न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिएजेस। भाई न्यूक्लिएजेस एक ऐसा एंजाइम आपको मैं बता दूं जो न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है फेज के ना इनमें ऐसे बेसेस होते हैं जो कि इनको इन एंजाइम से बचाते हैं, क्योंकि अगर ये एंजाइम आ गया ना न्यूक्लिएजेस, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड पे अटैक कर देगा, डीएनए या आरएनए पे अटैक कर देगा। और जब आप किसी के जेनेटिक मटेरियल को मार देंगे ना, तो मतलब उसका खुद का यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो। जैसे अगर मैं बोलूं किसी बैक्टीरिया को मारना है, किसी वायरस को मारना है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल हटा दो, अगर वो हट जाएगा तो कोई भी वायरस सर्वाइव नहीं करेगा, कोई भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, वो मर जाएगा। तो इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को माना जाता है कि ये इनमें ऐसे बेसिस पाए जाते हैं जो न्यूक्लिएजेस नाम के एंजाइम को इनमें अटैक नहीं करने देते हैं, जिससे न्यूक्लिक एसिड खराब हो सकता है। साइज जो है न्यूक्लिक एसिड का वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। सबसे सिंपलेस्ट फेज में कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड में 3 से 5 एवरेज साइज के जीन प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, और सबसे कॉम्प्लेक्स जो डीएनए होता है फेज का उसमें करीब करीब 100 जीन पाए जाते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में कितने जीन होते हैं? हमारे बॉडी में लगभग लगभग 30,000 जीन होते हैं। 30,000 जीन, सोचिए एक ह्यूमन बॉडी में 30,000 जीन होते हैं। और हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? एक वायरस की, ठीक है। तो वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस की जो बॉडी है उसमें या तो कम से कम में 3 से 4 जीन पाए जा सकते हैं, या तो मैक्सिमम 100 जीन पाए जा सकते हैं। इतनी ही कैपेसिटी है वायरस की, बैक्टीरियोफेज की। आगे देख लेते हैं ये जो नंबर है डिफरेंट काइंड के प्रोटीन का, और जो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है फेज में पार्टिकल में, डिपेंड करेगा कि फेज कौन सा है, उसमें उस तरह का प्रोटीन पाया जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट फेज जो है ये यहाँ पे ऐसा है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मतलब सबसे सिंपल वाला जो बैक्टीरियोफेज या वायरस होगा उसमें 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और जब से कॉम्प्लेक्स वायरस या जो बैक्टीरियोफेज होगा उसमें बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं। ये जो प्रोटीन है ये इन्फेक्शन करने में और न्यूक्लिक एसिड को बचा कर रखने में, डीएनए आरएनए को बचा के रखने में मदद करते हैं, ठीक है। और इन ज्यादातर हम इन फेजेस का जैसे बैक्टीरियोफेज वगैरह का इस्तेमाल जीन की कॉपी बनाने में, और आपने एक टर्म सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी, इस फील्ड में हम ऐसे वायरसेस का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियोफेजेस का। और साथ ही साथ आगे अब देखेंगे कि लिटिक और लाइसोजेनिक इनकी 2 तरह की साइकिल होती है जो ये चलाते हैं, है ना, अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अब स्ट्रक्चर की थोड़ा बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेज अलग अलग साइज और शेप में आते हैं। सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर्स देखें तो बैक्टीरियोफेज का, इसमें हम लोग T4 बैक्टीरियोफेज की बात करने वाले हैं। जो साइज है, अब देखो मैं बता चुकी हूँ टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, 2 टाइप्स हैं बेटा, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। एक हो गया T4 फेज और दूसरा हो गया लैम्डा फेज। हम यहाँ T4 फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साइज जो है T4 फेज का ये सबसे बड़ा फेज होता है, सबसे बड़ा वायरस पार्टिकल है, 200 नैनोमीटर लॉन्ग है और 80 से 100 नैनोमीटर तक की चौड़ाई है। ये फेजेस जो है ये स्मॉलर होते हैं। मोस्ट फेजेस जो है इनकी साइज 24 टू 200 नैनोमीटर तक के लेंथ की होती है। हेड या कैप्सिड, भाई हेड पोर्शन जो होता है इन बैक्टीरियोफेजेस का, इनमें यहाँ पर हेड स्ट्रक्चर जो होता है, तो ये ऐसे कर सकते हैं, हेड या कैप्सिड, ये हेड है। जितने भी फेज है उसमें हेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। आइकोसाहेड्रल यानी अलग अलग शेप और साइज के हेड हो सकते हैं, और फिलामेंटस होते हैं। हेड या कैप्सिड जो है बहुत सारी कॉपीज के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हेड के अंदर क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जो हेड है ये कवरिंग देता है, ये प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं डीएनए आरएनए को, न्यूक्लिक एसिड को। तो यही 2 चीजें प्रेजेंट ये बॉडी में बताई चुकी हूँ। और फिर नीचे होता है टेल फाइबर। टेल फाइबर जो है ये किस चीज में मदद करता है? इन्फेक्शन करने में, या दूसरे लैंग्वेज में कहो तो पेनिट्रेशन करने में ये मदद करता है, ठीक है ना। तो ये कॉम्पोजिशन और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो मैंने बता दिया भाई जीनोम क्या होता है बेटा, कंप्लीट डीएनए को बोलते हैं। एक मिनट, इसका कंप्लीट डीएनए को क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। तो इनकी जीनोम साइज कैसी है, इनकी डीएनए की साइज कैसी, डीएनए आरएनए जो भी है, मॉडिफाइड बेस कैसे और प्रोटीन कौन से है। अब स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे T4 फेज हमारे सामने दिख रहा है। ये आपको जो दिख रहा है ना बॉक्स जैसा ऊपर, इसी को आप बोलते हो हेड, या इसी को बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेड बाहर से किससे बना है? प्रोटीन से बना है, कैप्सोमेर से बना है। इसके अंदर जो होगा वो होगा डीएनए,
या तो कह लो आरएनए। फिलहाल के लिए बैक्टीरियोफेज है तो ज्यादातर इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये दूसरा पोर्शन, इसको बोलते हैं शीथ, कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ। इस रेक्टेंगल वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ। और इसके नीचे बेस से जो यहाँ पर निकल रहा है इसको बोलते हैं टेल फाइबर्स, ठीक है ना। तो ये बेस प्लेट है यहाँ पे, यहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं, टेल फाइबर्स इसको बोलते हैं। और इसी की मदद से ये बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज यहाँ पर इंफेक्शन कर पाता है बैक्टीरिया की बॉडी में, समझ रहे हो। तो ये है, तो ये कॉम्पोजिशन और ये इसका स्ट्रक्चर है। टेल की वही बात कर रहे थे, टेल फाइबर ले लो या सिर्फ टेल बोल लो। तो मेनी बट नॉट, जितने फेजेस होते हैं इनके जो टेल है ये फेज के हेड से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कुछ के शीट से भी, बेस की शीट से भी जुड़े रहते हैं। टेल जो एक हॉलो ट्यूब है और यहाँ से न्यूक्लिक एसिड देखो हेड में और टेल से इंफेक्शन करते हैं। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड यानी जो डीएनए इनका वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, टेल फाइबर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टेल एक हॉलो ट्यूब है जहां से न्यूक्लिक एसिड पास होता है। इन्फेक्शन के दौरान जब ये बैक्टीरियोफेज या वायरस जब इन्फेक्शन करेगा तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल टेल फाइबर के थ्रू भेजेगा, कहाँ पे, जिस भी बॉडी में वो इन्फेक्शन करेगा ये वायरस या बैक्टीरियोफेज। ये जो साइज है टेल का ये वेरी कर सकता है, और यहाँ पर कई ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें टेल फाइबर्स ना भी हो। ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज जैसे कि T4 फेज, अब बैक्टीरियोफेज मैंने बताया ना दो है, T4 और लैम्डा। तो T4 फेज कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ होती है जो कि कॉन्टैक्ट करती है, जो कि सिकुड़ती है जब ये इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया की बॉडी में। तो ये अपने आप को इंसर्ट करने के लिए, उस बॉडी में जाने के लिए, एंट्री लेने के लिए ये जो शीथ है ये कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, यानी ये सिकुड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ही सिकुड़ना होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है जब इन्फेक्शन के समय। और एंड जो है टेल का वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे T4 के पास यहाँ पर मैंने बताया ना, ये जहां से टेल फाइबर निकल रहे हैं एकदम एकदम नीचे से, इस बेस को आप बोलते हैं बेस प्लेट, वहीं से ये टेल फाइबर्स जो है ये निकलते हैं। तो एट द एंड ऑफ टेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेजेस जो है यहाँ पे टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। बेस प्लेट और टेल फाइबर्स जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं किस चीज में, ताकि ये टेल फाइबर्स फेज को यानी वायरस को दूसरे बैक्टीरियल सेल से जोड़ पाए। सारे फेजेस के पास बेस प्लेट नहीं होते, बार बार बता दो ना, तो टेल फाइबर्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हेड और कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ हर तरह के बैक्टीरियोफेज में होगा, लेकिन बेस प्लेट या टेल फाइबर ये हो ऐसा जरूरी नहीं है। और जब भी आपको ये एग्जाम में पूछेगा बच्चों बैक्टीरियोफेज के बारे में, ये डायग्राम जरूर बना देंगे, इंपॉर्टेंट होता है भाई। आप बॉटनी पढ़ रहे हैं और आप डायग्राम्स अगर आंसर में नहीं बनाते हैं तो किसी काम का नहीं है। एक डायग्राम और दूसरा हर एक, अगर वो टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है वो अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे बाकियों की तुलना में, ये जान लीजिए। बाकियों के मार्क्स आपसे कैसे अलग होंगे, जब आप इन चीजों को ड्रॉ करेंगे डायग्राम्स को, और साथ ही साथ आप इसमें एग्जाम्पल्स लिखेंगे, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हेड याद रखेंगे, दूसरा कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ जो ये दिख रही है, नीचे यहाँ पर आपको बेस प्लेट और वहां से निकलते हुए टेल फाइबर्स। हेड का काम है प्रोटीन की कोटिंग बनाना और डीएनए को प्रोटेक्ट करना जो किसके, न्यूक्लिक एसिड जो किसके अंदर है। कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना जब इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन के लिए मेन एंट्री सबसे पहले कौन लेगा, वो है टेल फाइबर्स, जहां से निकलेगा वो होगा बेस प्लेट। समझ आ गया बेटा। तो ये है हमारा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, क्लियर है। चलो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इन्फेक्शन देखते हैं किस तरह से ये इन्फेक्शन करता है। बेटा इसके 3-4 स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस हमें समझने होंगे कि इन्फेक्शन ये होस्ट सेल में कैसे करता है। अच्छा ये होस्ट सेल क्या होता है बेटा, होस्ट सेल जानते रहेंगे, ये होस्ट सेल यानी टारगेट सेल। टारगेट सेल यानी जिस सेल को बैक्टीरियोफेज अपना टारगेट बना लेगा वो टारगेटेड सेल है। तो टारगेटेड सेल में ही इन्फेक्शन करेगा ना, जैसे बैक्टीरियोफेज के लिए टारगेट सेल कौन है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ही टारगेट सेल है या होस्ट सेल है, और जो इन्फेक्शन कर रहा है वो कौन है, वो बैक्टीरियोफेज है ना, वो बैक्टीरियोफेज। समझ आ गया। चलो तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है बच्चा इन्फेक्शन में एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बड़ा अंतर है। अगर मैं कहती हूँ कि ये एक बोतल का पानी में ले लूं और इसको एक स्पंज पे गिरा दूं तो क्या होगा, पहले ही सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, पहले वो सरफेस पे वो पानी सोखेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो अंदर एब्जॉर्ब होगा, समझ रहे हो। लेकिन अचानक से मैं इसको बोलूं कि इसको मैं नीचे फ्लोर पे गिरा दूं तो ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे, मान लो वहां पे कह सकते हैं कि
क्या हो सकता है, मान लो कि कोई बहुत पतली सी शीट रखी हुई है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मान लो कॉटन रखा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अगर तुरंत चीजें पानी जो है वो सोख लेता है तो। और अगर सरफेस पे पहले चीजें सोखती है फिर अंदर जाती है तो उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब जब एक बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया की बॉडी में इंफेक्शन करेगा तो वो सबसे पहले एडजॉर्प्शन करता है, जहां पे वो सरफेस पे आकर जुड़ता है बैक्टीरियल सेल से। तो पहला स्टेप इन्फेक्शन प्रोसेस का है, एडजॉर्प्शन ऑफ फेज, वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल सेल के साथ उसका जुड़ना। इस स्टेप को मेडिएट किया जाता है बाय टेल फाइबर्स। मैंने बताया कि इन्फेक्शन में सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करता है वो टेल फाइबर है, तो उसी की मदद से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा और ये पेज जो है इनमें टेल फाइबर्स जो है कई बार कुछ में नहीं भी होते तो वो देख लिया जाता है। अब टेल फाइबर्स जो है ये अटैच होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर से। भाई बैक्टीरियल सेल का जो मेम्ब्रेन है ना उसमें कुछ रिसेप्टर है जहां पे जाके ये टेल फाइबर जुड़ता है, और ये होस्ट जो है एंड द होस्ट स्पेसिफिसिटी ऑफ द फेज, और ये भी देखता है कि जो होस्ट सेल है यानी जो बैक्टीरियल सेल है वो उस बैक्टीरियोफेज या उस वायरस या उस फेज को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं, तो ये जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन लेगा कि नहीं, वो भी चीज होती है। और ये यूजुअली डिटरमाइन होती है कि किस टाइप का टेल फाइबर है जो कि फेज के पास है। मतलब टेल फाइबर जो होगा फेज के पास वो काफी कुछ बताता है, काफी कुछ डिसाइड करेगा कि वो बैक्टीरिया के अंदर उसकी एंट्री होगी या नहीं होगी। ठीक है, नेचर जो है बैक्टीरियल रिसेप्टर का ये वैरी करता है, जैसे कि कुछ यहाँ पर देखा जाए एग्जाम्पल में इंक्लूड किया गया प्रोटीन्स जो कि बैक्टीरिया के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। आप लोग को जब मैंने प्रो और यूकैरियोटिक सेल पढ़ाया था ना तो मैंने एक और चीज बताई थी कि इनके सरफेस पे पाइली और फिम्ब्रे होते हैं जो कि एक तरह से बैक्टीरिया को दूसरे बॉडी से जोड़ने में मदद करते हैं। फिलहाल के लिए हम बैक्टीरिया को दूसरे बॉडी से जुड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वायरस का बैक्टीरिया बॉडी से साथ जुड़ना और उसमें इंफेक्शन फैलाना। तो यहाँ पर ये चीज होती है, इसमें पाइली होती है, इसमें फिम्ब्रे होता है, प्रोटीन्स होते हैं, तो ये जो रिसेप्टर्स है बैक्टीरिया पे ये और प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इन्फेक्शन का पूरा प्रोसेस दिखाया है किस तरह से होस्ट सेल यानी बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज या वायरस एंट्री लेता है। ठीक है, ये देखो इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है, ये मेम्ब्रेन है, ये इसका रिसेप्टर है और ये डीएनए किस तरह से अंदर जा रहा है। अब ये देखो ये टेल फाइबर होगा है ना, और ये एंट्री ले रहा है और ये पूरा इसकी कॉन्ट्रेक्टाइल, ये देखो ये शीट है। अच्छा इसका डायग्राम कैसा है ये समझ लो, ये समझ लो ये ऊपर बैक्टीरियोफेज है, ये उसका कह सकते हैं शीट है और ये उसका एक निकलता हुआ टेल फाइबर है बीच में। और नीचे की ये जो आपको पूरी मेम्ब्रेन दिख रही है ना ये बैक्टीरियल सेल, ये नीचे पूरा क्या है बैक्टीरियल सेल, ये ऊपर से जो आ रहा है बीचों बीच ये टेल फाइबर है, और साइड से जो ये दिख रहा है टेल फाइबर के ऊपर कौन होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल शीट होती है उसकी बॉडी की, भाई ये वाला बॉडी है। हाँ, तो जब हम ये पढ़ रहे थे तो हम देख रहे हैं इस पूरे इमेज में हम टेल फाइबर देख रहे हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल शीट देख रहे हैं और उसके नीचे प्रेजेंट बैक्टीरिया को देख रहे हैं, तो ये हम कुछ इस इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इन्फेक्शन के लिए यहाँ पर ये गया टेल फाइबर, ये आप कॉन्ट्रेक्टाइल आपका टेल शीट है और फिर ये इसका मेम्ब्रेन है, किसका मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया का। ठीक, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, यहाँ रिसेप्टर है। अब डीएनए देखो यहाँ से ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना ये पूरा डीएनए है, देखो ये किसका डीएनए है, ये वायरस का डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए, और ये डीएनए धीरे धीरे देखो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर चला गया, यहाँ देखो आ गया, ये यहाँ था, अब देखो मेम्ब्रेन क्रॉस किया और अंदर आ गया, इसी को आप पहले स्टेप को बोलते हैं एडसॉर्प्शन या इन्फेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इरिवर्सिबल अटैचमेंट दिया है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, ये जो अटैचमेंट है फेज का बैक्टीरिया की बॉडी से टेल फाइबर के साथ, ये कई बार होता है कि कमजोर होता है और इसको वापस से इसको क्या किया जाता है, फिर से ट्राई किया जाता है, रिवर्स किया जाता है। तो इरिवर्सिबल बाइंडिंग जो है फेज का बैक्टीरिया से, ये एक से ज्यादा कंपोनेंट की मदद से होता है बेस प्लेट से, जो कि वापस से जैसे होता है ना, कई बार आप मूवीज में देखते हैं कि हीरो हीरोइन है, हीरोइन पता चल रहा है पहाड़ से गिर रही है, हीरो उसको बचाना चाहता है तो वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है, पकड़ उनको खींच के ऊपर करना चाहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि हाथ जो है छूट रहा होता है, पकड़ते फिर छूट जाता है, लेकिन एंड में उसको खींच ही लेता है। उसी तरह यहाँ समझ लो बैक्टीरियोफेज के जो टेल फाइबर्स हैं वो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन कई बार ये इन्फेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो फिर से रिवर्सिबिलिटी होती है, फिर से काम होता है, फिर से टेल फाइबर अलग तरीके से अरेंज होके ये फिर से इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरिया की बॉडी से और फिर यहाँ पर इसके साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज होती है।
तो ताकि ये अच्छी तरह से टाइटली जुड़ पाए। तो ये इरिवर्सिबल अटैचमेंट इसलिए होता है। फेज लैकिंग बेस प्लेट्स, कुछ फेज वायरस जिनके पास बेस प्लेट नहीं होते, ये अदर बाकी और तरीके ढूंढते हैं जिससे ये बैक्टीरिया के सरफेस से अच्छे से जुड़ पाए। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा यहाँ पर कि एड्सॉर्प्शन होगा। अब शीथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही एड्सॉर्प्शन हो गया, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल टेल फाइबर से बैक्टीरिया की बॉडी में चला गया, तो इसके बाद होगा शीथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो यहाँ पर बीच वाला जो बॉडी था, ये हेड था, ये जो शीथ था, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ भी इसको बोलते हैं। इरिवर्सिबल बाइंडिंग जब फेज की बैक्टीरिया से होती है तो इससे शीथ अपने आप सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और हॉलो टेल फाइबर्स जो है ये बैक्टीरिया के एनवेलप में और ज्यादा अंदर जाते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन ना और प्रेशर देता है, तो जब ये जो कह सकते हैं ये शीथ जो है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टेल फाइबर और बेहतर तरीके से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर अंदर एंट्री ले पाते हैं। फेजेस जिनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ नहीं है, ये और किसी मैकेनिज्म से यहाँ पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया के एनवेलप से जुड़ते हैं। एनवेलप बार बार क्यों कह रहा है, याद करो जब आपको मैंने प्रोकैरियोटिक सेल बताया था तो मैंने बताया था कि बैक्टीरियल सेल के आउटर लेयर में यहाँ पर सेल वॉल सिर्फ नहीं होती है, उसके अलावा यहाँ पर कैप्सूल लेयर भी होती है ना, बताया था ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे ये वॉल लेयर है, बैक्टीरियल एनवेलप है। कुछ फेजेस के पास ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को खा जाते हैं। अब बच्चों देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि डीएनएस फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रॉपर क्लासेस चला रहा है, जहाँ पे आप जो सिलेक्टेड वीडियोस आपको कुछ यूट्यूब पे मिल रहे हैं ना, इसके अलावा आपको प्रॉपर हर यूनिट के, अब देखो टोटल फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में 8 यूनिट्स हैं, इन 8 यूनिट के हर टॉपिक के वीडियोस को आप बेहतर तरीके से हमारे नवोदय बैच में जुड़ के पढ़ सकते हैं। इस बैच के अंदर सारी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है, जहां पे 1 टू A to Z आपको सारी क्लासेस हर यूनिट के हर टॉपिक के मिल जाएंगे। सिलेक्टेड टॉपिक्स के वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं एग्जाम्स में सेमेस्टर के, तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच में ना सिर्फ आपको बॉटनी की क्लासेस मिलेगी, बल्कि जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेगी। इसमें आपको सारी क्लासेस लगाई जाएगी, सारी क्लासेस आपको मिलेगी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे जो कि टू द पॉइंट होंगे, और प्रीवियस वन शॉट रिविजन भी हम यूनिट वाइज यहाँ पर कराएंगे। जहाँ पर अगर 8 यूनिट है तो 8 आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पर हम हर रिवीजन वीडियो में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हर यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स के लिए। ये इसके साथ हम लोग डाउट क्लासेस भी लेंगे, जहां पर अब बच्चों के साथ इंटरेक्शन तो उतना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो भी बच्चों के अंदर डाउट आएगा उनको हम लोग महीने में एक बार एक डाउट क्लास रखेंगे जहाँ पे वो हमसे पूछ सकते हैं। ये ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसा बच्चों के पिछले चैलेंजेस आते थे जिसमें वो कहते थे मैम हमारा तो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक के वीडियोस अवेलेबल है, हमें तो पूरा आ रहा है, हमें लास्ट के 2 आ रहे हैं। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने बोला है कि भाई इस बार हम सारे वीडियोस एक बार प्रोवाइड कर देंगे, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि आपको अपने एग्जाम्स में कौन कौन से यूनिट कहाँ तक आएगा उसी हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ऑल्दो सेमेस्टर एग्जाम जब होगा तो 8 यूनिट आएगा, लेकिन कुछ लोग का मिड टर्म वगैरह में भी एमसीक्यू या थ्योरी पूछता है, तो उसके लिए हमने ये स्टेप उठाया है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डीएनएस एजुकेयर ऐप पर ही हमारी सारी क्लासेस नवोदय बैच की चलेगी, तो आज ही इसे डाउनलोड करिए। इससे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, जो भी क्लासेस फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल रही है, इन क्लासेस में जो ये अभी पीडीएफ आपको मैं जहां से पढ़ा रही हूँ, ये फ्री पीडीएफ भी आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिल जाएगा फ्री मटीरियल के सेक्शन में। ठीक है, और बच्चों इस पूरे ऑफर प्राइस नवोदय बैच की ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है, जहाँ पे बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस मिलेगी। डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हो गया कि भाई यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो गया, अब कॉन्ट्रैक्टाइल शीट जो थी उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब न्यूक्लिक एसिड इंजेक्शन है, यानी न्यूक्लिक एसिड अब जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो फेज जो है, अब सबसे पहला तो यही होता है ना कि भाई एड्सॉर्प्शन करना, जहां टेल फाइबर बैक्टीरिया की बॉडी से जुड़ा, उसके बाद ही डीएनए देगा ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला हो गया इन्फेक्शन, उसके बाद हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल शीट का और कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे वो टेल फाइबर और अंदर तक, अगर यहाँ तक गया था तो और अंदर तक वो पेनिट्रेट कर पाएगा बैक्टीरिया की बॉडी में। तीसरा स्टेप हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड इंजेक्शन। न्यूक्लिक एसिड इंजेक्शन यानी कि डीएनए आरएनए की बॉडी, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए आरएनए वो बैक्टीरिया की बॉडी में अंदर जाना।
ठीक है। तो फेज जो है यहाँ पे बैक्टीरियल एनवेलप से होते हुए न्यूक्लिक एसिड को हेड से लेकर टेल फाइबर तक पहुंचाता है और वहां से वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री लेता है। न्यूक्लिक एसिड किसका? न्यूक्लिक एसिड वायरस का। किसके अंदर गया? बैक्टीरिया की बॉडी में गया। यूजुअली एक ही फेज कंपोनेंट है जो एक्चुअली सेल के अंदर एंटर करता है और वो यही है हमारा न्यूक्लिक एसिड। या तो वो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये जो रिमाइंडर ऑफ द फेज है, बाकी फेज का जो पार्ट है यानी हेड है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ है, वो बाहर ही रह जाता है बैक्टीरियल सेल के, वो अंदर नहीं जाता है। कुछ एक्सेप्शंस आते हैं ऐसे रूल में, बट एनिमल सेल वायरस से थोड़ा अलग होता है, जहां पर देखा जाता है कि सारा वायरस पार्टिकल ही सेल में जाता है। जैसे आपने एक वायरस का नाम सुना होगा HIV वायरस। अब ये वायरस सिर्फ अपने टेल फाइबर्स को थोड़ी ना ह्यूमन बॉडी में एंटर कराता है, पूरी बॉडी में पूरा उसकी पूरी स्ट्रक्चर बॉडी उसकी हमारी ह्यूमन बॉडी में जाती है। ठीक है ना? तो ऐसा भी होता है। अब यहाँ पर दो तरह की साइकिल चलेगी आगे चल के। ठीक है, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। इसमें इसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमने देख लिया, सबसे पहला एडजॉर्प्शन हुआ। एडजॉर्प्शन कह लो या इसको इंजेक्शन भी कहते हैं, जहां टेल फाइबर, ये यहाँ हमारा बैक्टीरियोफेज, ये हमारा बैक्टीरियोफेज, इसको शेड कर दे रही हूँ ताकि समझ पाए। अब देखो इसका हेड और कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ बाहर ही है, लेकिन टेल फाइबर और डीएनए इसने अंदर इंसर्ट कर दिया। ये T4 लैम्डा फेज का, T4 फेज का बैक्टीरियोफेज का डीएनए गया बैक्टीरिया की बॉडी में। ये बैक्टीरियल सेल है, ये मान लेते हैं कि बैक्टीरिया इकोलाई है, इसमें इसने अपना डीएनए दिया। तो ये हो गया एडजॉर्प्शन इन्फेक्शन पहला स्टेज। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि वायरस जो कि यहाँ पर प्रोटीन्स, यहाँ पर अब डीएनए गया तो हम सब जानते हैं डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये अब जो डीएनए इसकी बॉडी में गया बैक्टीरिया की बॉडी में, वो बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन थोड़ी ना बनाएगा। ये जो डीएनए है वो तो वो प्रोटीन बनाएगा ना जिससे ये वायरस बन पाए, ताकि इन्फेक्शन हो पाए। तो अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जब अपना डीएनए इसमें डालता है तो इस डीएनए से आरएनए और आरएनए से वो प्रोटीन बनते हैं जिससे कैप्सिड बन पाए, जिससे वायरस के प्रोटीन्स बन पाए, जिससे वायरस की प्रोटीन कोट बन पाए। तो डीएनए से जो है वो आरएनए बना और आरएनए से आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे प्रोटीन्स बन गए। अब ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरिया जो है उसके लिए प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ये जो वायरस आपको दिख रहा है इसके लिए प्रोटीन बनाएंगे, इसके कैप्सिड या इसका हेड बनाएंगे। अब इसकी जब प्रोटीन बनेगी तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर देखिए अब नया जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बैक्टीरियोफेज बन रहा है। तो ये देखिए सारे बैक्टीरियोफेज, ढेर सारे बैक्टीरियोफेज हमारे इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बन गए। अब इससे अपने आप ये जो सेल है ये हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन हुआ, वायरल प्रोटीन्स बने और फिर इससे क्या हुआ, नया वायरल पार्टिकल्स का इसमें रेप्लिकेशन हुआ, नए वायरल पार्टिकल बैक्टीरियल सेल में बने और फिर ये असेंबल हो गए, सारे स्ट्रक्चर एक साथ आए जिससे ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की बॉडी में बन गया और फाइनली इसका लिसिस हो जाता है। जब इतने सारे बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जब इतने सारे वायरस बन जाते हैं ना तो अपने आप ये जो बैक्टीरियल सेल है ना फट जाता है और सारे वायरस पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। इसको हम लिसिस कहते हैं, फट जाना सेल का, तो वो हो जाता है। तो फिर से वायरस, नया बैक्टीरियोफेज निकल गया, वायरस निकल गया, फिर ये नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। इस तरह से इसकी पूरी जो साइकिल है वो चलती है। तो हमारे पास है बच्चों अब दो साइकिल है, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। ये जरा से देख लेते हैं। अब लिटिक साइकिल ये एग्जाम में जरूर आता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो लिटिक या वायलेट फेज है ये ऐसे फेजेस होते हैं जो कि मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में और उस सेल का लिसिस करा देते हैं। लिसिस का मतलब ये सेल का फट जाना, सेल का बर्स्ट कर जाना। तो लिटिक साइकिल जब चलेगी ना तो ये पूरे साइकिल में एक स्टेज वो आएगी ना जहां पे बैक्टीरियल सेल की डेथ करा देगा, नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल इतना बना देगा कि बैक्टीरियल सेल फट जाएगा। तो ये होता है कि लाइफ साइकिल के एंड में लिसिस हो जाती है सेल की, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा इमेज में दिखाया है कि यहाँ पे बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन के बाद एंट्री लिया, वायरल पार्टिकल्स यहाँ पे ढेर सारे बने और ढेर सारा नया वायरस जब बन गया बैक्टीरियल सेल में तो ये बैक्टीरियल सेल फट गया और सारे वायरल पार्टिकल बाहर निकल गए। तो लिसिस हो गया। पूरे साइकिल के एंड में लिसिस जब हो जाता है तो इस तरह की लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज की क्या कहलाती है, लिटिक लाइफ साइकिल। अब लाइसोजेनिक में क्या होता है, लाइसोजेनिक में इसका उल्टा होता है। ठीक है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पर देखें तो दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल, इसको टेम्परेट फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस फेज के अंदर ये जो वायरल पार्टिकल्स है ये मल्टीप्लाई करते हैं लिटिक साइकिल से या एंटर करते हैं इस सेल में, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर ये जो फेज है ये यहाँ पर
कह सकते हैं कि ये रिप्रेस्ड स्टेट में रहते हैं, यानी ये दबे हुए रहते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये तुरंत पूरी सेल के अंदर इंफेक्शन नहीं फैलाना शुरू करते, कुछ समय तक ये रिप्रेस्ड रहते हैं, यानी कि शांत बैठे रहते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये वायरस शांति से बैठे रहेंगे, सेल की डेथ नहीं कराएंगे, इमीडिएटली नहीं कराएंगे, कुछ समय बाद तो लिसिस होना तय है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में रिप्रेस स्टेट ज्यादा आता है, जहाँ पे फेज डीएनए जो है ये शांति से बैठा रहता है, रिप्रेस स्टेट में रहता है, और इसको बोलते हैं प्रोफेज। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज प्रोफेज, तो याद रखेंगे ये एकदम शांत वाला स्टेज है प्रोफेज जो होता है। यहाँ पे जो बिकॉज यहाँ पे जो फेज है ये प्रोड्यूस कर सकता है, लिसिस कॉज कर सकता है, लेकिन ये शांत बैठा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोफेज स्टेज आती है। ज्यादातर केसेस में जो फेज डीएनए है ये एक्चुअली जो बैक्टीरियल डीएनए है या उसका क्रोमोसोम है उसके साथ जुड़ जाता है और उसके साथ नई कॉपीज बनाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, तुरंत बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं हो पाती है, ठीक है ना, तो ये उतना हार्म करता है। तो जब तक ये अपने रेस्टिंग स्टेज में रहेगा तब तक हम उस वायरस के डीएनए को प्रोफेज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही पूरी प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम बात करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल की तो स्टेप सारे वही होंगे। पहले ये बैक्टीरियोफेज आया, बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन किया या एब्जॉर्प्शन किया, उसके बाद एंट्री लिया, जेनेटिक मटेरियल देखिए इसमें ट्रांसफर कर रहा है, जब इसमें ट्रांसफर हो गया तो इसमें रेप्लीकेशन हुआ। लेकिन रेप्लीकेशन के साथ होता क्या है, ये खुद के सिर्फ डीएनए को नहीं मल्टीप्लाई करता है, ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है और फिर नई कॉपीज बनाता है, जिसकी वजह से इसकी शुरुआत में लिसिस नहीं होती है, लास्ट में इसकी लिसिस होती है, फिर डेथ हो जाती है। तो जब ये प्रोफेज स्टेज में रहेगा, जब प्रोफेज वाली स्टेज आ जाएगी, इनएक्टिव स्टेट आ जाएगी, तब आप इस साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल कहेंगे। और जब लिसिस अल्टीमेटली जल्दी हो जाता है तो उस स्टेज को हम लिटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। समझ आया बच्चों? तो इस तरह से ये आपको चीजें समझनी थी। तो फाइनली यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल हो तो ऐसा नहीं है कि लाइसोजेनिक साइकिल है तो लिसिस नहीं होगा, अल्टीमेटली तो लिसिस होगा ही, लेकिन प्रोफेज वाली स्टेज आ जाती है जिससे वो शुरुआत में नहीं कंप्लीट कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल को फटने नहीं देता है, डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। एनी टाइम लाइसोजेनिक बैक्टीरियम जो है एक्सपोज होता है एडवर्स कंडीशन में, तो लाइसोजेनिक स्टेट जो है ये रुक जाती है, थम जाती है, तो इसको हम इंडक्शन स्टेज कहते हैं। कंडीशन जहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल रुक जाए उसमें आता है डेसिकेशन हो जाए, यूवी रेज आ जाए, आयनाइजिंग रेडिएशन आ जाए, या कुछ केमिकल्स आ जाए। जैसे कि कई बार होता है ना कि बॉडी में वायरस होता है तो उसमें ह्यूमन बॉडी को बचाना है, तो आप देखेंगे ये केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी साइकिल आगे नहीं बढ़ पाती, एक जगह के लिए थम जाती है, ठीक है ना। इस तरह से ये चलता है। तो यही लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स थी। तो हमें पता चला यहाँ पे भाई कि तुरंत अगर लिसिस हो जाती है, बर्स्ट कर जाता है बैक्टीरियल सेल, तो लिटिक साइकिल, और बीच में अगर प्रोफेज आ जाता है, रेस्टिंग स्टेज आ जाता है, तो हम कहते हैं उसको लाइसोजेनिक साइकिल। फिर अल्टीमेटली प्रोफेज बनने के बाद लेटर ऑन वो लिसिस तो होता ही है, तो उसको लाइसोजेनिक कहते हैं। इस तरह से ये पूरी साइकिल चली। हमने यहाँ पे इस पूरे साइकिल को समझ ही लिया। ये हमारा लिटिक रेप्लिकेशन चल रहा है, जहां पर ये बैक्टीरियोफेज है, इन्फेक्शन कर रहा है, और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जो है इसके अपने नए पार्टिकल्स को बना रहा है, और नया डीएनए जब बन रहा है तो इसका नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये पूरे बैक्टीरियल सेल को फटने दे रहा है, इसको बर्स्ट कर रहा है, इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तो ये लिसिस हो गया, तो ये लिटिक साइकिल हो गई। अब लाइसोजेनिक कैसे चलेगी, ये देखो, ये बैक्टीरियल सेल है, ये ब्लू कलर वाला जो थ्रेड है ये बैक्टीरिया का डीएनए है, और जो रेड कलर का सर्कल दिख रहा है ये आपका बैक्टीरियोफेज का डीएनए। अब यहाँ पर देखो तो इसका डीएनए इसका डीएनए अलग अलग नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, लिटिक में अलग अलग हो रहा था, इनफैक्ट इसका तो हो भी नहीं रहा था मल्टीप्लाई, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए ही मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी वायरल डीएनए ही मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन इस वाले स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो वायरल डीएनए ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ देखो यहाँ जुड़ गया, जिसको हमने कहा प्रोफेज। अब धीरे धीरे जब इसकी कॉपीज बनेगी तो ढेर सारे नए वायरल पार्टिकल बनेंगे, लास्ट में जाके कहीं ऐसे एक कोई सेल लिसिस कर जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस था लिटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में। जो क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं वो है व्हाट इज प्रोफेज छोटे मार्क्स में, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, T4 फेज, लैम्डा फेज, और लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, जो आप डायग्राम से जरूर एक्सप्लेन करेंगे।
तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया हो जो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है। बच्चों साथ ही साथ नॉर्थ गो बैच के साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के हर बच्चों को यहाँ पर A to Z हर 8 यूनिट के हर टॉपिक के वीडियोस आपको हमारे नॉर्थ गो बैच के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। जल्द से जल्द आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस मिलेगी। पूरे कोर्स का ऑफर प्राइस 1250 है। DNS20 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर इस पे 20% ऑफ मिल जाएगा। सारी क्लासेस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, PDFs और रिवीजन, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज आपको इसमें मिलेगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के इस क्लास का जो ये PDF जिसपे मैंने चीजें पढ़ाई है उसका फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड करिए DNS एजुकेयर ऐप और फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर उसे अपने पास आप रख सकते हैं। आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।